जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट। आज वो बहुत खुशी का दिन है। पाकिस्तान ने 22 साल बाद सिंस 2002 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान कुछ महीने पहले एक ऐसी स्ट्रीक पे था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी पाकिस्तान फैंस के लिए। फिर उसके बाद 2-1 इंग्लैंड को हराया और अब 2-1 ऑस्ट्रेलिया की होम सॉइल पे हराया। मेरे साथ मौजूद है इस सब पे बात करने के लिए ज़ैद बाबर खान एज यूजुअल, और हमें आज फिर से ज्वाइन किया है राय मोहम्मद अजलान। राय भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राय भाई, स्टार्ट करें। क्या फीलिंग है, क्या एक्साइटमेंट है, और क्या क्या मिजाज है आपके? आई थिंक जो मैंने मैच के फौरन बाद ट्वीट किया था ना, दैट दैट प्रीटी मच इनकैप्सुलेट्स हाउ आई फील के एक तो 22 साल का वेट। अच्छा, इंटरेस्टिंग, इस वक्त तक मैंने मैट्रिक पास नहीं किया था जब पाकिस्तान लास्ट टाइम जीता था। मैं इतनी पैदा पुरानी नहीं था बात हुआ। है। हाँ, इतनी पुरानी बात है। एंड एंड देन उस जीत के फौरन बाद जब वो वहां पे पर्थ में दिल दिल पाकिस्तान बज रहा था, वो टीवी पे सुनाई दे रहा था, दैट वाज हिटिंग वेरी डिफरेंटली बिकॉज आई थिंक आखिरी दफा हमने कुछ अच्छा मिले नगमा अगर वो बनाया था तो इंडिपेंडेंटली तो वो दिल दिल पाकिस्तान ही था। उसके बाद से जो कुछ है वो फिर हमारे सामने ही है, बिकॉज एक सर्टन इदारे की तरफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, और अगर इदारों उन तरानों की बुनियाद पर अगर जंगें जीती जाती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो वर्ल्ड चैंपियन होते। बट सरियल आई वुड से एक फीलिंग थी कि शायद मे बी 2-1 हो जाए, मे बी। लेकिन और दूसरा ये था कि जिस तरीके से हम पहला मैच खेले थे, बेशक हम हार गए थे, लेकिन जिस तरह से हमारा एक लेट कम बैक हुआ था, that was pretty much similar to what we have seen back in the 90s के 100 पे कोई आउट नहीं है, 150 पे कोई आउट नहीं है, देन अचानक से वसीम वकार में से कोई एक आके विकेट लेता है, एंड वहां से जो है ऑपोजिशन का एक साइकिल स्टैंड वाला कोलैप्स शुरू होता है, और वो फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी विकेट गिरती चली जाती है, एंड इवेंचुअली हम मैच जीत जाते हैं। वो नहीं हुआ, लेकिन वो एक चीज उसमें उसके करीब तरीन आ गए थे। वहां से एक थोड़ी सी कन्विक्शन पैदा होना शुरू हुई थी कि यार चांस है, क्योंकि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया वी नो। टॉप ऑर्डर यानी ओपनर्स जो है बिल्कुल नए हैं, और उनको वनडे खेलने की तमीज भी नहीं है। उसके बाद जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल ही खाली है। सो ले दे के उनके पास एक मैक्सवेल बचता है कि जिससे थोड़ा सा डरा जा सकता है, और स्मिथ है अप टॉप इन द टॉप मिडिल ऑर्डर। उसके बाद जो है ना वो सारे जो हैं वो फिर भानमती का कुंभा ही है। तो चांस है, बिकॉज अगर यहाँ पे हमारी बॉलिंग क्लिक कर जाती है तो चांस है। वही हुआ उसके बाद दूसरे तीसरे मैच में। एंड एज आई पोस्टेड द अदर डे कि हारिस रऊफ इन ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बीस्ट। उसको फ्लैट विकेटों पे इस किस्म की बॉलिंग करके जितनी पिटाई लगती है, ये ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे इस किस्म की उसी किस्म की बॉलिंग करके बहुत अच्छी विकेट ले रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। यही बॉलिंग अगर वो पाकिस्तान इंडिया में करेगा बहुत पिटाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इज डिफरेंट पीस। हारिस रऊफ का तो ये भी केस है कि हारिस रऊफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर हार्डबॉल क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो सेशंस के लिए पीएसएल से भी पहले, बीबीएल पे पिक्ड होने से भी पहले ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रेनिंग करता था, एज अ क्लब बॉलर खेलता था। तो हारिस रऊफ को तो वी कैन से कि उसकी वो होम होम ग्राउंड है एज अ बॉलर। आपने बात की ऑस्ट्रेलिया का, जो स्टार्टिंग के ओपनर्स नहीं थे, मिडिल ऑर्डर फारिग था। आप पाकिस्तान टीम को कैसे देखते थे? पाकिस्तान टीम जो कि बिल्कुल अलग आई थी। ओपनर शाहिन अयूब का डेब्यू था। मिडिल ऑर्डर पे आपके पास वही बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म, जो कि इस सीरीज में कम खेले, लेकिन जितना खेले बहुत अच्छी निक में नजर आए। फिर उसके बाद रिजवान था। फिर उसके बाद आपका सारा ऑर्डर चेंज हुआ। सऊद की जगह कामरान आए, इफ्तिखार की जगह सलमान अली आगा, फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी, फिर आपके जो नसीम शाह भी नहीं थे लास्ट वर्ल्ड कप में, नसीम शाह की वापसी थी। फिर शहीन शाह अफरीदी जो कि नहीं नजर आ रहे थे रिदम में, वो वापस आए, रिदम में नजर आए। हारिस रऊफ भी आउट ऑफ फॉर्म थे ऑस्ट्रेलिया में आके, उनको ना सिर्फ फॉर्म वापस लेनी थी, मतलब जगह भी 11 में पक्की करनी थी, क्योंकि बाद में आमिर जमाल और मोहम्मद हसनैन भी थे, और हसनैन का कमबैक एक्शन चेंज होने के बाद, डोमेस्टिक के बाद। तो एक पूरी टीम पाकिस्तान की चेंज हुई, और फिर उसके बाद विक्ट्री। सो आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम पे तो बताया, पाकिस्तान टीम को आप क्या एक्सपेक्टेशंस? तो हम चलो था कि भाई एक मैच तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, 2-1 का तो नहीं था।
और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं होगा कि पाकिस्तान 2-1 जीत के जाएगा, क्योंकि उन्होंने वरना तीसरे मैच वाली टीम सेम ही खेल रही होती जो बीजीटी पे प्रैक्टिस उन्होंने के लिए उन्होंने भेजी है। या देखें, उन्होंने उन्होंने यही प्लान किया था ना कि शुरू के 2 हरा लेंगे, तीसरा इजी हो जाएगा और उसमें हम जो है अपने बिग बॉयज को जरा बेंच करवा देंगे। लेकिन वहीं पे वो मतलब बेचारे मार खा गए कि वो दूसरे मैच में बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने सीरीज में कमबैक किया, हमने वो मैच जीता। अब उस सिचुएशन में अगर वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलवाते तो बड़ा वीक लगते, जो कि विच इज वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया मूव होती है अगर वो वापस बुलाते, जो कि उन्होंने नहीं बुलाना। तो दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलिया ऑपरेट। एक बायलैटरल सीरीज के मुकाबले में बीजीपी को जो है प्रेफर करना इसलिए भी है कि उसपे उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल डिपेंड है। दो मैचेस सीरीज में से जीतने हैं टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, वेयर एज इंडिया को 4-0 से ये सीरीज जीतना होगी टू मेक इट टू द फाइनल। तो वहां पे थोड़े स्टेक्स आए थे, तो लिहाजा उन्होंने उस तरह से अपनी लेट्स लेट्स कॉल इट अपनी बैट। पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ा फैक्टर जो जितनी हमने तब्दीलियां गिनी उसमें हमें एक चीज की तब्दीली नहीं गिनी कि लास्ट वनडे जब हमने खेला था तो बाबर कैप्टन थे इस वनडे में, इस सीरीज के अंदर वो एक चेंज नजर आया कि कैप्टनसी की अप्रोच डिफरेंट है। ये वो एक सेट पर्ची या एक सेट पेपर की बुनियाद पे कैप्टनसी नहीं चल रही कि अच्छा मैंने फलाने ओवर में ये करना है, फलाने ओवर में ये करना है। आपको एक प्रोएक्टिव नजर आया, उसको जब नजर आया कि विकेट ले जा सकती हैं एंड वी कैन गो फॉर द किल, उसने पांचवा बॉलर यूज ही नहीं किया, उसने 4 बॉलर के साथ ही खिलवाया। तो वो देखी जाएगी आखिर की 10 ओवर में अगर गेम गई, अगर गई तो बस, वैसे भी तो उस्ताद कहता है कि अगर और तो जिस जुमले में आज इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो अगर गई तो देख लेंगे, तो उसने अगर और तो को वहां पे फैक्टर आउट कर दिया कि जी अगर और तो वाला काम ही नहीं है, लेट्स गो फॉर द किल। वही चीज हमें नजर आई एंड उसका फिर उससे फिर जब हमें उसका नतीजा ये निकला कि जब आउट हो रहे थे बॉलर्स, आपके स्ट्राइक बॉलर्स आके जो है वो विकेट्स ले रहे थे, उससे बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला। ये चीज लास्ट हमने सरफराज की जो कहानी में देखी थी कि वो जब विकेट्स मिल रही होती थी वो फिर दूसरी टीम को मौका नहीं देता था, ही यूज्ड टू गो फॉर इट। यही चीज अगर हम प्रीवियसली देखें तो इंजमाम की कप्तानी में नजर आया करती थी, या यूनुस खान की कप्तानी में नजर आया करती थी, या वसीम अकरम की कप्तानी में नजर आया करती थी। वो वाला फैक्टर पिछले काफी अर्से से हमारे कैप्टन में वो नजर एग्जाम्पल दी थी कि जिस तरह जब 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया होता तो उसने फॉरन स्पिनर लगा देने थे, और रिजवान ने वो नहीं किया। उसने कहा कि 4 आउट हो गए, लेट्स मेक इट 10। तो उसको लेके चला एंड इवेंचुअली उसको इतना अंदाजा था कि अगर खुदा ना खास्ता आखिरी 10 ओवर तक बात चली भी गई तो उस वक्त तक इनका टॉप ऑर्डर इतना फारिग हो गया होगा कि मैं शायद पार्ट टाइमर के साथ आखिरी के 10 ओवर निकाल लूंगा। तो वो उस अप्रोच के साथ जा रहा था, विच प्रिटी मच वर्क इन बोथ गेम्स। दोनों मैचेस में से टॉस जीता, उनको बैटिंग करवाई, जल्दी आउट किया एंड चेज बड़ी जल्दी से कर लिया। तो बड़ी डिफरेंट अप्रोच थी। रही बात साइम का डेब्यू था, तो मे बी फॉर्मेट was trying to find his mojo off, like हमें टी20 में स्ट्रगल करता नजर आया, टेस्ट में वो स्ट्रगल करता नजर आया। एक उसका 70 है, टेस्ट में बड़ा शानदार 70 था, लेकिन जो इसने इनिंग्स का पिछले मैच में खेल दी है और जिस तरीके से उसने मतलब, फिर वो कंपैरिजन ड्रॉ करने वाली बात हो जाएगी कि जी सईद अनवर का रिप्लेसमेंट हमें मिल गया, बट उसने बड़ी हद तक हमें सईद अनवर की याद दिला दी थी, वजह से फ्लिक पे 6 मारा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एडिट्स आएंगे कि वो सईद अनवर का जो श्रीलंका के अगेंस्ट 6 था, श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, बट एडिलेड में ही था, उसने भी वो फ्लिक पे ही 6 मारा था, तो उसकी वो एडिट्स आने एडिट्स शुरू हो बनाने वाली जाएंगे। आवाम तब पैदा नहीं थी हुई ना, वरना वो बना लेती। उनको याद भी नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि व्हाट काइंड ऑफ बीफ। और अगर उस जमाने में ये आवाम होती ना तो शायद सही में 5 वनडे के बाद ड्रॉप हो जाता कि यार ये क्या क्या लपेटू सा आ गया है, इसको तो खड़े भी नहीं होना आता, और अजीब से आउट स्विंग के ऊपर कैच पकड़ा देता है ये। तो वो उस वक्त होती तो सही में सिर्फ 5 वनडे। जैसा वसीम भाई कहते हैं कि मेरे जमाने से इन्हें फोन होंगे ना तो मैं 5 टेस्ट नहीं खेलने। ये वसीम अकरम का कॉल है कि अगर मेरे जमाने में इतने फोन होते तो शायद मैं 5 टेस्ट मैच ही ना खेल पाता। तो वो चीज है। अब्दुल्ला मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया, बीते दूसरे मैच में शॉट्स बहुत अच्छे मारे थे, लेकिन शुरू में लग रहा था कि वो शायद साइम के पीछे छुप रहा है, बिकॉज साइम की थोड़ी बेहतर लग रही थी, तो अब्दुल्ला वाज ट्राइंग टू बाय सम टाइम, उसके पीछे छुप रहा था। आज भी यही था कि नया बॉल पहला ओवर उसने साइम को खेलने दिया, रादर देन के वो बीइंग अ सीनियर एंड लाइक आई थिंक 2-4 साल बड़ा है उससे, तो वो मैं जाके खेलता हूँ, मैं पहला करता हूँ। वो एक कुछ हद तक क्वेश्चन मार्क है। देन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले मैच में बाबर आजम ने उस बॉल पे 6 मारा जिसपे नॉर्मली बाबर आजम कैच पकड़ा दिया करते हैं मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर, या नॉर्मली इसी पे बॉलर को एक कैच पकड़ा दिया करते हैं। तो
उस बॉल के ऊपर उन्होंने 6 मारा, जिस तरह से वो फास्ट बॉलर को लेके बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली खेले, बड़ा लेट, बड़ा हल्के हाथ के साथ जिस तरह से वो खेल रहे थे, दैट ऑल्सो शोज कि वो थोड़ा जो उसके वक्त एक एडिड प्रेशर था मे बी कप्तानी का, वो खत्म हुआ है। और ऑल्सो एक रियलिटी चेक मिला हुआ है कि यू आर नॉट अ गॉड। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इनविंसिबल से, तो एक दिन आप भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्ली वो भी माइंडसेट में उसके माइंड में था कि मुझे एक रियलिटी चेक ये भी मिला हुआ है। एंड ऑल्सो आप ये देखें ना कि टीम के अंदर कामरान गुलाम मौजूद है, जो कि बड़ी हद तक कहा जा रहा था कि अगर बाबर आजम नहीं है तो एटलीस्ट वो स्कोर तो कर लेगा ना, बेशक वो उतना अच्छा नहीं लगेगा बैटिंग करते हुए, लेकिन स्कोर तो कर लेगा। उसका प्लेइंग 11 में होना इज ऑल्सो सिग्नल। देन ऑब्वियसली सलमान अली यादव कंसिस्टेंटली जब से उसका डेब्यू हुआ है अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, तो वो उसकी जगह थी। एंड देन वाइस कैप्टन बना दिया जाना, बिकॉज वो बातचीत चल रही थी कि वो ही इज लाइक काम हेड ऑन अंडर हिज बिटवीन हिज शोल्डर्स वाली सिचुएशन है, प्लस परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। मैं बाबर पे दोबारा आऊंगा, फिर हम बाकी टीम पे प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे, उस बॉलर्स की तरफ जाते हैं। बाबर आजम हमने रेस्ट करवाया, ड्रॉप किया, जो भी पाकिस्तान या एशिया में जो भी प्लेयर को हम ड्रॉप करने के लिए हम रेस्ट का जो खिताब दे देते हैं, जो सब किया बाबर आजम के साथ। वापस आए, पहला मैच 37 नॉट बैड टच में देखे, और हमने वाइट बॉल में तो अगर आप देख लें काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है, आउट ऑफ टच भी नहीं है। 2024 में T20 में मोस्ट रन भी मेरे ख्याल से अभी बाबर आजम के ही हैं। फिर इसके अलावा जिस तरह आज खेले, और आपने एक फैक्टर नोटिस किया होगा कि लास्ट मैच में भी छक्का मार के फिनिश किया था, और इस मैच में भी छक्का मार के फिनिश किया बाबर आजम ने, जो कि हम अक्सर नहीं देखते बाबर आजम की तरफ से। वो कमेंट्री में जो डेविड वार्नर ने कहा था ना कि सिंगल लेके एवरेज बचाएगा, तो हम वो एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से, लेकिन कुछ चेंज किया बाबर ने। और मतलब क्या लग रहा है बाबर आजम पे, क्या पहले कैप्टनसी का प्रेशर था या अभी कुछ चेंज हुआ? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं ना, कैप्टेंसी का प्रेशर तो था, लेकिन आप ये देखें ना कि जब उसके कप्तान होते हुए उसके दाएँ-बाएँ स्टेबिलिटी थी, तो वो एक डिफरेंट कैप्टन था, एक डिफरेंट टीम थी, टीम की परफॉर्मेंस डिफरेंट थी, टीम जीतती भी आ रही थी। पोस्ट 2022 नवंबर और दिसंबर लेट्स से, उसके बाद से जिस तरह की क्लाउनरी उसके इर्द-गिर्द चल रही है, उसका असर उसकी कप्तानी पे भी आना था, उसका असर उसकी टीम पे भी आना था, उसका असर उसकी टीम के अंदर मौजूद खिलाड़ियों पर भी आना था। बिकॉज़ ड्रेसिंग रूम जो होता है वो डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है, हर इंसान डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, या डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करता है, उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। तो जब 18 डिफरेंट तरह की ईगोज़ एक ड्रेसिंग रूम में होती हैं, जब उसके दाएँ-बाएँ के हालात खराब होते हैं, तो उसका असर ड्रेसिंग रूम पर भी आता है। एंड एक बुरा ड्रेसिंग रूम जो है, वो कभी भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। वो ग्राउंड में नहीं परफ़ॉर्म करता, नो मैटर कितने बड़े स्टार्स हों। तो उस फैक्टर का जब माइनस होना वाज़ वन थिंग कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट अब मेरे पास कप्तानी की टेंशन नहीं है। अब मसला ये था ना कि या तो उसकी अपनी बैटिंग बुरी चल रही होती, कप्तानी ठीक चल रही थी, गुज़ारा था। उसकी बैटिंग उसकी बैटिंग अच्छी चल रही थी, कप्तानी बुरी चल रही थी, फिर भी शायद गुजारा था। मसला ये था कि दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो जब उसने एक चीज मैनेज करवाई कि अच्छा ठीक है, लेट मी फोकस ऑन माय बैटिंग, बिकॉज मेरा इवेंचुअली ब्रेड एंड बटर जो है वो कप्तानी शायद नहीं है, वो बैटिंग है। तो उसने जब उस पर फोकस करना शुरू किया, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए बेहतर होगा। हमें नजर भी आया कि अब वो थोड़ी सी टच वच भी उसकी बेहतर है। ठीक है, जिस तरीके से वो टेस्ट मैच में बुरे तरीके से आउट हो रहा था, जो भी उसके मसले थे, लेकिन हम देखें कि इससे पहले T20 सीरीज जो उसने खेली थी न्यूजीलैंड में, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। वर्ल्ड कप ऑब्वियसली उस अकेले का नहीं, पूरे पूरे के पूरे मैं कहता तो पूरी कौम का ही बुरा गया था, तो वो उस अकेले पे कुछ नहीं हो सकता। बट ये और दूसरा, ये जो इस तरह की विकेट्स हैं, आप ये बड़ी हद तक बाबर आजम को सूट भी करती हैं। अगर हम हिस्टोरिकली इसकी परफॉर्मेंसेस देखें, तो वो चाहे 2016-17 वाला टूर हो जब इसने वनडे में 100 किया था ऑस्ट्रेलिया में, देन साउथ अफ्रीका वाला टूर हो जब इसने डेल स्टेन को टेक ऑन किया था, देन इंग्लैंड के अंदर जो इसका एक सीजन बहुत अच्छा गया था 2019 वाला, जिसमें प्रॉपर बॉल उठ के बल्ले पे आती है, वहां पे बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जहाँ पे थोड़ा बाउंस अनइवन होता है, वहां पे मुझे फील होता है कि बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है। और यही चीज हमें फिर ऑब्वियसली यूएस में नजर आई, यही चीज हमें फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के अंदर नजर आई। तो जहां पर बॉल उठ के बल्ले पे आता है, पेस के साथ आता है, बाबर आजम के लिए वो बड़ी सूटेबल जगह होती है। या स्पिन को खेलने में उसको मसले हो सकते हैं, और हो रहे हैं। वो जैम्पा को फिर वो उसके पिछले मैच फर्स्ट मैच में आई थिंक जैम्पा ने उसको आउट किया था, तो वो एक फैक्टर है। बट उसका देखें, इवेंचुअली उसका गुजारा बैटिंग करके ही है, लोगों से ट्वीटें करा के नहीं होगा, अगर वो करवाता है।
ठीक है, वी एंड कोई जाती दुश्मनी तो बाबर से है नहीं। वो परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान जीतेगा, हम सब खुश होंगे। एंड वी वांट दैट, वी वो एक अच्छा प्लेयर है, वी वांट दैट कि वो स्कोर करे, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े, वो चाहे इंडिविजुअल लेवल के हों, वो चाहे माइंडलेस स्टैट्स लेवल के स्कॉर्ड्स हों, वो करे। वो सिर्फ जब वो जो स्कोर करता है, वो जो अजीब स्टूपिड किस्म के रिकॉर्ड टूटते हैं कि फास्टेस्ट टू 3000 समथिंग समथिंग, वो हमारे लिए फायदेमंद तब है जब हम मैचेस जीतेंगे। तो अगर वो हो रहा है, मैचेस जीत रहे हैं, देन व्हाई नॉट। रवि, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर बाबर ने दोबारा जो कैप्टनसी ली थी, इसमें वो डिसीजन भी आ जाता है ना कि अगर उसकी कैप्टनसी और उसका वो दोनों चीजें नहीं सही चल रही, तो वो डिसीजन आपके ख्याल में कितना एक तरह से गलत था कि वो इस चीज को और लंबा खींच के ले गया और एक और जो है ट्रॉफी आपकी जीतने के चांसेस आपके कम हो गए? देखें, जब जिस तरीके से बाबर को हटाया गया था वो भी गलत था, जिस तरीके से दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया गया वो भी गलत था। बिकॉज अगर आपने एक डिसीजन ले लिया था तो फिर उसको चलने देना चाहिए था। बिकॉज जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था अर्लियर दिस ईयर, या इवेंचुअली लास्ट ईयर किया गया था, बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे थे तभी किया गया था। तो उसको यही बता के किया गया था कि वर्ल्ड कप से पहले जितने भी 16 17 7 8 जितने भी T20 आए हैं, यू आर द कैप्टन, और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आप कैप्टन। देन सडनली एक सीरीज के बाद ही, और पीएसएल के फौरन बाद जब हम वो एक कैंप हमारी टीम का लगा हुआ था, उसके दौरान ही फिर डिसीजन हुआ कि नहीं जी, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है। फिर वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी शाहीन अफरीदी की कि जी मेरे नाम से जो मंसूब कोर्ट्स पीसीबी ने इशू किए हैं वो तो मैंने बोला ही नहीं है। सो एज ए सेट के उस वक्त में शाहीन को हटाकर दोबारा बाबर को बनाना भी गलत था। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया था, बोर्ड के किसी भी टाइम पे किसी भी रिजीम ने लिया था, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था। वहां पे एक बदमजगी सी पैदा हो गई थी, उसका असर फिर इवेंचुअली था। बट अगेन बाबर का ये डिसीजन लेना कि मैं मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता एज ए कैप्टन, आई वुड से इट्स अ गुड डिसीजन। जैसे मैंने पहले बोला कि उसकी दो जॉब रोल्स में से एक जॉब रोल अगर सफर कर रहा होता ना तो शायद गुजारा था। वो दोनों जॉब रोल्स जब सफर कर रहे थे तो फिर गुजारा नहीं था उसके लिए। फिर वो वही बात हो जानी थी ना कि अगर उससे कप्तानी भी नहीं हो रही और बैटिंग भी नहीं हो रही, तो फिर जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी टीम में कर क्या रहे हैं। ऑब्वियसली सिर्फ इस बुनियाद पे तो आप मजीद नहीं खेल सकते कि आप सेलेबल प्रॉपर्टी हैं, बिकॉज नथिंग इज बिगर सेलेबल प्रॉपर्टी देन अ विनिंग टीम। बिकॉज अगर टीम जीत रही है तो ही आप सेलेबल प्रॉपर्टी हैं। बिकॉज जीत से बड़ी कोई कोई भी आपकी वो नहीं होती। यही बाबर आजम था जिसपे 2017 में कहा जाता था कि ये T20 मटेरियल नहीं है, बिकॉज ये उस तरह का फ्लेयर नहीं है जो एक T20 बैट्समैन में होना चाहिए। एंड देन उसी साल के अंदर बाबर आजम ने अपने आप को नंबर 1 T20 बैट्समैन बनाने की दौड़ में भी शामिल किया, इवेंचुअली लगातार स्कोर भी करने शुरू किए, एंड सबको गलत साबित किया। और वो तभी हुआ कि जब वो स्कोर कर रहा था, मैचेस जीत रहा था, वो सेलेबल प्रॉपर्टी जो सो कॉल्ड बना, वो तब बना जब वो स्कोर कर रहा था। तो टीम या प्लेयर तभी सेलेबल है कि जब वो स्कोर करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस मेरी अगर कोई फ्रेंचाइज टीम है, मैं क्रिस गेल को नहीं लूंगा इस वक्त, बहुत बड़ा नाम है, मैं नहीं लूंगा बिकॉज वो रिटायर हो चुका है, ही हैज लॉस्ट हिज यूटिलिटी। सिर्फ नाम की बुनियाद पे मैं नहीं ले लूंगा कि बहुत बड़ी सेलेबल प्रॉपर्टी है। मैं किस बुनियाद पे लूंगा कि यार वो आएगा कम से कम मुझे 9 मैचेस में चाहे 450 तो कर देगा ना, मुझे कम से कम 2 मैचेस तो जितवा ही देगा ना, मैं इस बुनियाद पे उसको लूंगा। तो आपकी सेलेबिलिटी इस बुनियाद पे होती है कि आप ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, मुझे इवेंचुअली आपकी यूटिलिटी किस हद तक मिल सकती है, रादर देन ऑन द बेसिस कि ये बहुत बड़ा नाम है मैंने ले लिया। लाहौर कलंदर्स ने जब क्रिस गेल को लिया था सिर्फ इस बुनियाद पे कि बहुत बड़ा नाम है, और वो इस चीज को फैक्टर ही नहीं किया था कि यूएई की कंडीशन में क्रिस गेल की परफॉर्मेंसेज नहीं है, और पाकिस्तानी बॉलर के अगेंस्ट क्रिस गेल को एक्स्ट्रॉर्डनरी कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन वो बहुत बड़े नाम की बुनियाद पे, सेलेबल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हमने ले लिया, एंड इवेंचुअली दैट बैकफायर्ड। सेम इज द केस विद बाबर। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ उस बुनियाद पे टीम में रहे कि उसने एक जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो गलत था। एज आई सेड, उसका परफॉर्म करना, उसका मैचेस जितवाना इज समथिंग दैट विल मेक अस हैप्पी। हमारी हम मतलब नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात है उसके लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे ताकि हमें तनकीद करने का मौका ही ना मिले, या किसी को भी तनकीद करने का मौका ना मिले। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने तारीफों के पुल बांध बांध के
बाबर आजम की बहुत तारीफें की हुई हैं, और अगर हम ही उसकी तनकीद भी कर रहे हैं तो दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कोई दुश्मनी है या कोई और जज्बा है, दैट्स बेसिकली वी नो कि ही कैन डू गुड। तो वो जो एक उस्ताद को अपने शागिर्द पे बुरी एग्जांपल होगी, पर वो वाला रिलेशनशिप यहाँ पे है नहीं उस्ताद शागिर्द वाला, इज अ ग्रेट बैट्समैन एंड ऑल। लेकिन आप जब किसी को अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको पता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन जब वो अपनी कैपेबिलिटी से कम पे परफॉर्म करता है या डिलीवर करता है या कम नजर आ रहा होता है, तो आपको वो एक उलझन होती है। तो वो उलझन थी हमारी कि यार ये इससे कहीं बेहतर है, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम एंड वी आर नॉट गेटिंग दैट। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी। तो अगर वो अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसमें पूरा उतरता है, बुरा दिन आता है, बुरी बॉल किसी को भी पड़ सकती है। डॉन ब्रैडमैन अपने आखिरी मैच में 0 पे आउट हो गए थे। तो बुरा दिन बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, बट एक वो चीज नजर आनी चाहिए। ठीक है, इन मैचेस में भी उसने 50 नहीं किया, लेकिन वो जो 37 किया, जिस तरीके से छक्का मारा मैच फिनिश करने के लिए आज, जिस तरीके से पिछले मैच में वो बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट के साथ नजर आया, वो एक चीज है, वो एक फैक्टर है कि जो एक उम्मीद दिलाती है, वो ना उम्मीदी को से हमें निकालती है। दैट इज द थिंग। इस पे खैर है भाई, मैं एक और छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बाबर का लाइक वो सेंचुरी वाला वो काफी चल रहा है, जिस तरह कोहली का था और लाइक कई प्लेयर्स का आता है, बड़े प्लेयर्स का। तो क्या आपको लगता है कि मे बी बाबर को मुझे था कि जिम्बाब्वे टूर एटलीस्ट ओडीआई के लिए रख लेते कि लाइक वो कॉन्फिडेंस के लिहाज से उसके लिए बेहतर हो जाता कि वो एक आधी सेंचुरी कर लेता। या फिर हम ही लोगों ने नहीं कहना था कि जिम बाबर है, बाबर बाबर आजम के जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ ही स्कोर करता है। अच्छा, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मैंने उस दिन अपने एक टीवी शो में भी बोला था कि बाबर आजम की वर्स्ट T20 परफॉर्मेंस है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, और मैं इस थ्रू आउट द पीएसएल थोड़ी सी वो थी, आई वाज वेटिंग कि मोजर अबानी और बाबर आजम का मुकाबला होगा। जो हमारा दूसरा मैच था कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जलमी, उसमें मोजर अबानी वाज नॉट वेल, तो वो नहीं खेला था। आई वाज वेटिंग कि यार इन दोनों का दोबारा कंपटीशन होगा T20 के अंदर। मोजर अबानी बहुत तंग करता है बाबर को, तो बाबर की T20 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट में भी कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान। बाबर आजम की सैंपल साइज तो छोटा है, इट्स वनडेज। वनडेज के अंदर बाबर आजम की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। डेब्यू भी उन्हीं के अगेंस्ट था, 50 भी था डेब्यू पे, देन सेंचुरीज भी हैं। तो दैट्स वनडे के वहां का जो स्टैट है बाबर आजम का अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसकी वजह से वो हम एक बिला वजह में कहते हैं इस। एंड दैट्स नॉट जस्ट जिम्बाब्वे, वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेज बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी बहुत अच्छी हैं। जिस जिस टीम के खिलाफ हम कंसिस्टेंटली खेले हैं उसके खिलाफ बाबर आजम का स्कोर बहुत अच्छा है। बाबर आजम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ करंट एरा, दैट्स एक्सेप्टेड। आई थिंक अभी भी आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 1 है, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम। दो के मैं रैंकिंग्स को इतनी वेटेज नहीं देता, बट स्टिल देयर इज समथिंग टू बैक दैट अप, के यार वो कुछ किया होगा तो नंबर 1 पे है ना वहां पे। तो वो वाला फैक्टर है। बट देन अगेन वो जो एलिमेंट है कि हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट दें, कोर्सेज फॉर कोर्सेज पे जाएं। हमारे साथ बहुत अरसे से बाबर आजम के साथ ये मसला था कि वो नेपाल के खिलाफ भी मैच खेल रहा है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच खेल रहा है, और गो के अफगानिस्तान की कमजोर टीम नहीं है जितनी हम किसी जमाने में उसको समझा करते थे या होती थी। बट स्टिल वो एक एक अगेन वो आपकी परसेप्शन वैल्यू तो है ना कि यार एक स्लाइटली माठी टीम है अफगानिस्तान, स्लाइटली माठी टीम है नेपाल, उसके खिलाफ भी बाबर खेल रहा था। हार्डली एज ए कैप्टन इसने कोई मैच बाहर बैठा होगा, थ्रू आउट खेलता रहा, तो उसका बर्नआउट था। एंड आई थिंक इट्स फाइन कि आपको नजर आ रहा है कि आपका आपका एक लाइट एक रिलेटिवली हल्का टूर है, तो यू ट्राई योर बेंच स्ट्रेंथ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बातें सुनते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टैलेंट हमें बेंच स्ट्रेंथ की शक्ल में नजर नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि हम कभी भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को उस तरह से टेस्ट नहीं करते जिससे हम किसी जमाने में किया करते थे। मुझे याद है 2007-8 में जब जिम्बाब्वे का टूर हुआ था पाकिस्तान का, और हम खेले भी बड़े वियर्ड से ग्राउंड्स में थे, शेखुपुरा में मैच हो रहा है, कहीं मैच हो रहा है। उस सीरीज के अंदर शुएब मलिक वाज कैप्टन, और हमने बहुत सारे नए खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया था। प्रॉब्ली नासिर जमशेद का डेब्यू उसमें हुआ था, वहाब रियाज का डेब्यू उसमें हुआ था। हमने कुछ नए नए बहुत सारे फास्ट बॉलर जो शायद एक एक दो दो वनडे से खेले थे, हमने उनको चांस दिया था। प्रॉब्ली सुहेल खान का डेब्यू भी उसी में हुआ था। तो उस से हमें एटलीस्ट ये हुआ था कि हमें पता चल गया था कि कौन कौन से लोग जो है वो फ्रिंजेस पे बैठे तो हुए हैं, लेकिन वो मैच मैच के लिए फिट है कि नहीं है। यही चीज हमें हमें 90s में भी नजर आती थी कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थोड़ी सी रिलेटिवली नए खिलाड़ी खिला लिया करते थे ट्राई।
सो ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट उसमें से मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा कि अगर वापस आके वो जिस किस्म की माड़ी मोटी हमारी काइजन ट्रॉफी चल रही है, रेड बॉल क्रिकेट खेले, ताकि वो ज्यादा लंबा बैटिंग करके जो रन करने का कॉन्फिडेंस में आ सकता है, तो वो दैट दैट विल बी आई थिंक इक्वली गुड। ऑलराइट, लेट्स मूव फ्रॉम बाबर आजम और हम शाहीन अफरीदी पे आते हैं। शाहीन अफरीदी का रिदम इस सीरीज में हमें वापस नजर आता देखा है। तो हाउ डू यू डिस्क्राइब हिम, शाहीन और नसीम बोथ टुगेदर? क्योंकि बड़े अरसे बाद हमें वो जोड़ी जो नजर आती है, स्टार्टिंग से प्रेशर बिल्ड करते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ भी उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक फर्स्ट पे आपको सेट करके नहीं देंगे। तो जब हारिस रऊफ सेकंड चेंज आते हैं तो तब ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं कि जब ऊपर से विकेट्स गिरी हो। तो जहां हारिस रऊफ ने विकेट्स लिए वहां पे क्रेडिट ऊपर वाले तीन बॉलर्स को भी जाता है, शाहीन, नसीम और हसनैन। सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। अब शाहीन की रिदम हमें इन 2 मैचेस में नज़र आई है, बट जो कंसर्निंग साइन है वो यही है कि उसकी पेस अभी भी अंडर 140 क्लिक ही कर रही है। इट विल बी गुड कि अगर उसकी पेस जो है वो 140 प्लस पे जाना शुरू हो, बिकॉज़ कम स्पीड पे उसकी स्विंग जो है ना वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, बिकॉज़ वो बॉल स्लो होगा, बैट्समैन को टाइम मिल जाएगा उस स्विंग को फॉलो करने के लिए, तो वो एक फैक्टर है। नसीम का मसला ये है कि वो बॉल हिला तो रहा है, बट वो कई दफा ऐसा होता है कि गलत जगह पे पिच हो रही है बॉल, वो जहां पे पिच करके बॉल बाहर निकाल रहा है वहां पे उसको खड़े खड़े वो बगैर फुटवर्क वाले वो जो उनके बदतमीज से ओपनर है उन्होंने वो चौका ही मारना है उसको, वो जिनकी किताब में नहीं है कि पाँव भी हिलाने होते हैं। तो वो यही बॉल अगर वो थोड़ी-सी बेहतर जगह पे, बेहतर पोज़ीशन पे करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको विकेट्स मिल जाएँगे, जो हमें पैट कमिंस की चीज़ में नज़र आता है। वही शू बॉक्स वाली थ्योरी के तहत वो चलता है कि ये शू बॉक्स साइज़ का मेरा मेरा एक मार्क है, मैंने इसी के अंदर-अंदर बॉलिंग करनी है। तो नसीम का वो फैक्टर है, बट येस, जब आप जीत रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो वो शायद इग्नोर हो जाया करती हैं। बट अगर आप मेरे से पूछें कि इस सीरीज़ में हारिस राउफ ने तो विकेट्स ली नहीं, हसनैन प्रोबब्ली हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गुड बॉलर। उसको पिटाई-विटाई तो लगती है, वो उसका फैक्टर है, बट हसनैन के साथ मसला ये है ना कि ही इज़ टू गुड टू बी अ फास्ट बॉलर। वो इतना स्वीट है कि वो लगता ही नहीं है कि फास्ट बॉलर है। एंड फास्ट बॉलर को, जैसे वो मेरे एक टीचर कहा करते थे कि अ ब्यूटिशियन शुड लुक लाइक अ ब्यूटिशियन। तो अ फास्ट बॉलर शुड बिहेव लाइक अ फास्ट बॉलर। वो प्रोबब्ली इस वक्त इन सबसे ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा होगा, बट वो अच्छा गेंद, तिखा गेंद निकालने के बाद भी ना मुस्कुरा के बैट्समैन की तरफ देख लेता है, तो वहीं पे सारा असर जाहिल हो जाता है। तो वो फड़क थी ना वकार भाई वाली, कि वो जाके शर्ट अपनी वो ठीक करने वाली, एक तो शर्ट शर्ट का फैब्रिक इस तरह से हो गया कि वो शर्ट का कॉलर ठीक नहीं करना पड़ता आपको कंधा, वो अपनी जगह वापस आ जाता है, बट वो जो फड़क होती थी ना वो थोड़ी मिसिंग है। अदरवाइज ही हैज डन ब्रिलियंट इन दिस सीरीज। नसीम, आई थिंक थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना होगा, बिकॉज वो बेचारे का साइज जो है ना वो ऐसा ऐसा मेरे जैसा होता जा रहा है। I'm not body shaming at all. I should be the last person to question someone's size, but मुझे फील हो रहा है कि वो थोड़ा सा ओवरवेट वाली साइड पे है। सो दैट इज समथिंग, आई थिंक जब वजन थोड़ा कम हो जाएगा, जब ही स्लाइटली लीनर, तो वो ऑब्वियसली पेस बेहतर हो जाएगी। आपको जब आपका वजन बढ़ रहा होता है या थोड़ा सा आपका वो एक्स्ट्रा टायर थोड़ा सा बाहर आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपने एक एडिशनल वजन अपने साथ कैरी करना होता है एज ए फास्ट बॉलर साथ जाकर। तो ऑब्वियसली जब वो वजन थोड़ा उसका बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी, तो ऑब्वियसली उसकी पेस वापस वापस आएगी, एंड आई थिंक उसकी लाइन लेंथ इंप्रूव हो जाएगी। इन सब बॉलर के साथ मसला एक ये भी है कि बड़ी हद तक ये ऑन ऑन देयर ओन रहे हैं। one of the journalists who spoken to one of the fast bowler, I'm assuming कि वो नसीम था, उसने नाम नहीं लिया था, but I'm assuming कि वो नसीम से ही उसकी बात हुई थी। कि पूछा गया था कि तुम लोगों को फिटनेस का प्लान मिला है, that was couple of months ago, और मे बी मोर देन दैट। तो नसीम ने कहा था किसने देना है, बोर्ड में तो उसको तो मेडिकल ऑफिसर ही नहीं है कि जो हमें फिटनेस प्लान देगा, बताएगा कि वर्कलोड प्लान क्या है किस तरह से। तो ये भी एक फैक्टर है इन लोगों का, ये बड़ी हद तक ऑन देयर ओन वाली सिचुएशन पे चल रहे होते हैं। रादर दूसरे ममालिक में देखें, अब एक क्रंच मैच में आप देखें कि आपने अपने 5 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मैनेज देयर वर्कलोड। दुनिया में जहां इस चीज पे प्लानिंग हो रही होती है कि आपने बुध वाले दिन जो है वो इतनी बॉलिंग करनी है, इससे ज्यादा बॉलिंग नहीं करनी है, फला मौसम में आपने इससे ज्यादा बॉलिंग नहीं करनी, अगर कम होती है तो हम उसको इस तरीके से कॉम्पनसेट कर लेंगे। वहां हमारे पास खिलाड़ियों के पास प्लान ही नहीं होता टू बिगिन विद, बेसिक रूडिमेंट्री लेवल का प्लान भी नहीं होता। तो उसका असर यही होगा कि बेचारे जितनी को उनको समझ आ रही होगी,
कोचेस के साथ बात करते हुए वो ठीक कर लेंगे। एक और फैक्टर ये भी है कि हमारे जिस तरह से कोचेस तब्दील होते रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं जब बाबर आजम की अगर बात कर लें, बाबर आजम एज ए बैट्समैन, उसका बैटिंग कोच ही कंसिस्टेंट नहीं होकर दे रहा है कि जिससे जाके वो बात कर ले कि भाई मुझे ये मसला आ रहा है, कैन यू हेल्प मी आउट। सेम गोज विद द बॉलर्स, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि भाई किससे जाके कब मैं बात करूं। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने में टाइम लगता है। मे बी वो कुछ हद तक जेसन के और अजहर भाई के साथ वो थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है, जब तो उसका थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है, बट वो वाली कंसिस्टेंसी भी जरूरी होती है। बाकी आई थिंक शाहीन डिड वेल एज विकेट्स ले ले विकेट्स आना शुरू हो गई हैं, रिदम में थोड़ा नजर आ रहा है। एंड आई होप कि विद टाइम, with proper workload management and proper planning, पेस भी वापस आ जाएगा। बट आई थिंक हारिस वाज completely exceptional in this series, जिस मैंने शुरू में ही बता दिया था। एंड देन आई थिंक हसनैन विद चेंज बॉलिंग एक्शन, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ बॉलिंग वी एसोसिएट विद हसनैन। तो दूसरा ये कि हसनैन वनडेज में कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेलता है ऑफ एंड ऑन, और जब ऑफ एंड ऑन जब खेलता है तो उसको अच्छे खासे मैचेस मिल जाते हैं, एंड इवेंचुअली ही डज वेल इन 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 10 ओवर फॉर्मेट। उसने पाकिस्तान के लिए पहले खेला भी वनडे ही था, बाद में टी20 की तरफ आया था। तो ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। बट मसला ये ना कि चूंकि उसको कंसिस्टेंसी के साथ उस तरह से मैचेस मिले नहीं, और वो कंसिस्टेंसी से उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सका कि अपनी टीम में जगह सीमेंट कर सके। तो इसलिए फर्क नजर आता है हमें। प्रॉब्ली द काइंड ऑफ लेवल नसीम, हारिस एंड शाहीन हैव अचीव्ड, हमें शायद अभी भी ये वो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, सेकंड टीयर का बॉलर लगता है। हालांकि इसका स्किल लेवल भी उसी लेवल का ही है कि ये हमारे फर्स्ट थ्री को जो है मैच कर सकता हूँ। सही। राय भाई, अगली सीरीज हमारी जिम्बाब्वे से है। हमने की प्लेयर्स को रेस्ट करवा दिया है, सो हमारे बेंच पे आमिर जमाल है, फिर हसीबुल्ला भी हैं और स्पिनर्स मौजूद हैं। सो जिम्बाब्वे सीरीज में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? और स्पिनर्स को हमने इस सीरीज में यूटिलाइज नहीं किया, और जगह बनती भी नहीं थी जब आपके पेसर्स एक बार विकेट्स लेके दे रहे हैं, आप किल के लिए गए थे सब कुछ। तो कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अरफात जो इस सीरीज में थे ओडीआई वाली, वो अब उसमें नहीं होंगे। तो ओडीआई सीरीज के हम रिव्यू करें, तो इसलिए मैं उस सीरीज के बारे में पूछ रहा हूँ, फिर हम टी20 पे थोड़ा सा उसका प्रीव्यू कर लेंगे। अच्छा, एक तो एक ही दिन में चार स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने अनाउंस कर दिया ना, तो सब अब्बा डब्बा जब्बा हो गया था। दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा मुसाफिर कौन सी बस का है, कौन किधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ऑनेस्टली इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि जिम्बाब्वे के वनडे स्क्वाड में कौन है कौन नहीं है। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फैसल अकरम को शायद एक आधा वनडे मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, मे बी। इट वुड हैव बीन वेरी बोल्ड मूव कि आप उसको खिलाते। ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। तो अगर तो हम पहला वनडे जीते होते तो बहुत चांसेस थे कि उसको सेकंड वनडे खिला दिया जाता, बहुत चांसेस थे। बट ऐसा हुआ नहीं। सो इफ ही इज इन जिम्बाब्वे वनडे स्क्वाड, तो आई बिलीव कि फैसल अकरम को वहां पे चांस देना चाहिए। सुफियान मुकीम तो है हमारे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले टी20 में भी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे वाले टी20 में भी है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग। मैं आपको ओडीआई स्क्वाड बता देता हूँ, चार चेंजेस हैं सिर्फ। अबरार ओके। अहमद और अहमद दानियाल और दहानी और तैयब ताहिर आएंगे। शहीन नसीम बाबर जाएंगे और अरफात जाएगा। ओके। आई थिंक बाबर की जगह ये तैयब को खिला देंगे। ओपन ये साइम और रिजवान ही करेंगे। बल्कि रिजवान तो है भी नहीं उसमें, आई थिंक वनडेज में है, आई थिंक रिजवान अब वनडेज में। वनडेज में है। तो वनडेज में तो अब्दुल्ला शफीक होगा। इट वुड बी गुड कि रिजवान खुद एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर खेले और हसीबुल्ला को खिला ले। एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि आपने अगर चांस ही लेना है एंड यू हैव टू क्रिएट वे फॉर अ न्यू वन। इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग कि अगर इस सारे मिक्स के अंदर हम हारिस को भी देखते। हारिस एक टाइम पे पाकिस्तान के कैप्टन बन रहे थे, हमारे वाइट बॉल के ओपनर बन रहे थे। सडनली वो गायब हो गए। उनका पता नहीं क्या कोई मतलब, उसमें पीसीबी की गायब भैंस वगैरह चुराई हुई है, क्या मसला है उनके साथ भी। हमेशा ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वो बेचारा एयरपोर्ट से उसको वापस बुला लेते हैं कि जी तुम हमारे प्लान में हो। केड़े वो मतलब उस प्लान में है कि वो जो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। लोग कॉल सेंटर पर कॉल ही कर रहे होते हैं कि जी वो मैंने प्लान एक्टिवेट करवाना था, उसकी कुछ मेहरबानी कर दें। उसके उस आई थिंक जब उसको वापस बुलाया गया था बांग्लादेश से, उसके बाद से अभी तक वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, वो शाहीन के लिए खेला है and सारा कुछ।
तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, तो हसीबुल्लाह को चांस देना would obviously create a competition which will be good. And हसीबुल्लाह is a very talented player, and उसकी जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस रही हैं उसको हमने T20 में तो ट्राई कर लिया, बट आई थिंक वनडे एंड टेस्ट वुड हैव बीन वेरी सुटेबल फॉर हिम। गो के वो T20 में भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, विकेट कीपर वो काफी अच्छा विकेट कीपर है, बट वनडे इज द काइंड ऑफ फोर्टे उसका, जिस किस्म के हेड में लिस्ट में जिस किस्म के परफॉर्मेंसेस देता हुआ है फॉर वो भी बलोचिस्तान एज के एन लिए फॉर ओपनर। करंट, वो भी एज एन ओपनर। सो इट्स वेरी क्या से कहेंगे, हार्टनिंग टू सी। दूसरा मेरे लिए इन दो तीन लोगों के सॉफ्ट स्पॉट इसलिए कि व्हेन आई वाज इन पीसीबी, ये दो तीन तो खैर नहीं थे, पूरी स्क्वाड ही मेरे पास आई थी। ये अंडर 16 की पाकिस्तान की टूर थी यूएई में, ऑस्ट्रेलिया से खेलना था, तो ये तब उस लॉट के ये बच्चे हैं, तो इन लोगों का पहला सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इन लोगों की पहली प्रोफाइलिंग वो मैंने की थी, तो इन लोगों से मेरी वो वाली एसोसिएशन है, बीट फैसल अकरम, बीट ये हसीबुल्लाह एंड साइम एज अ कैप्टन भी शायद उस टूर पे। साइम उसमें कैप्टन था। उसमें साइम साकिब वाज द वाइस कैप्टन, फैसलाबाद का लड़का था। कैप्टन जो था उसको, तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ही वाज प्रॉब्ली फ्रॉम एचएसएन, एचएसएन का बॉय था वो। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को इतना आगे नहीं आ सके जो ये दो तीन बॉयज थे, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर गए। तो ये वो वाली लॉट है, तो मेरे लिए ना इनकी तरक्की को देख के बड़ी खुशी होती है। तो आई आई हैव नथिंग बट बेस्ट विशेस फॉर दीस बॉयज। T20 सीरीज पे बस थोड़ा सा नजर कर लेते हैं कि साइम अयूब जो वनडे सीरीज में अच्छा खेला है, वो T20 स्क्वाड में हिस्सा ही नहीं है, ना जिम्बाब्वे का ना ऑस्ट्रेलिया का। सो क्या हम वापस दोबारा देख रहे हैं रिजबर की ओपनिंग ओपनिंग जो स्लॉट है कि एज एन ओपनिंग पेयर, क्योंकि फिर हमारे पास उमैर बिन यूसुफ भी हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, हसीबुल्ला भी हैं, उस्मान खान भी हैं। बट मुझे it's not very suitable opening for let's say Australian कंडीशंस। गो फिर वो आएगा जी, इसी ओपनिंग ने तो हमें फाइनल भी खिलवा दिया था 2022 के वर्ल्ड कप के, T20 वर्ल्ड कप का। वो इस ओपनिंग ने नहीं खिलवाया था, वो सबको पता है कि हम किस किस खिलाड़ी ने ऊपर से आके बताया था कि भाई ऐसे खेलते हैं। बट T20 वर्ल्ड कप में भी इवेंचुअली इन दोनों ने ओपनिंग करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज लगने लगा था कि यही सोल्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक यही ओपन करेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद ये रिस्क ना लें, इस किस्म का इन जिम्बाब्वे ऑब्वियसली दोनों नहीं होंगे, देन विल सी अ डिफरेंट ओपनिंग पेयर। बट इट वुड हैव बीन गुड कि हम साहिबजादा फरहान और साइम अयूब को ओपन करवाते, दोनों जरा डैशर किस्म के ओपनर्स हैं, तो बेहतर होता। एंड देन बाबर वन डाउन, रिजवान और नंबर 4, बट नंबर 4 पे रिजवान की तबीयत खराब हो जाती है। साइम को तो हमने बाहर ही कर दिया ना। साइम को हमने बाहर ही कर, वही मैं कह रहा हूँ कि साइम को हमने बाहर कर दिया, तो ऑब्वियसली वो रिजवान अब ओपन करेंगे एंड ही बी हैप्पी। बट अब रिजवान का ये है ना कि वो ओपन आके भी वो ऊट पटांग शॉट्स मार के वो थोड़ा बहुत स्कोर कर लेता है। वो कुछ ना कुछ वो कर लेता है। वो बाबर का अगर बुरा पैच चल रहा हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन ये भी है ना कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म लगता नहीं है। मतलब वो जब आउट ऑफ फॉर्म होता भी है, वो आउट ऑफ फॉर्म लगता नहीं है। वो लग रहा होता है कि यार नहीं, बड़ा सही खड़ा है, बैट बैट भी सही आ रहा है। मसला यही बाबर आजम के साथ आ रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म होके वो स्क्रैच ही नहीं लग रहा था। एंड रिजवान के केस में ये है कि वो जिस किस्म की वो उठपटांग शॉट्स मार के स्कोर करता रहता है, तो आई थिंक यही दोनों ओपन करेंगे। एंड मे बी फर्स्ट मैच के बाद एक रियलिटी चेक मिल जाए एंड वी स्विच टू सम अदर ऑप्शन। लेकिन राय भाई, इस स्क्वाड में अगर वैसे साइम नहीं है, तो लाइक आपके ख्याल में क्या एक ओपनिंग कॉम्बो जो है जो होना चाहिए रिजवान बाबर के अलावा जो होना चाहिए? रिजवान बाबर के अलावा आई थिंक फिर वो है ना कि पूरी पूरी स्क्वाड जो है ना, प्लेइंग 11 जो है ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बट it would be interesting to see Usman and Shahzad Farhan opening the innings, but मसला ये है ना कि वो फिर दोनों ही बहुत बहुत ही लो वेरिएट वाली सिचुएशन हो जाती है कि मे बी शाहजादा फरहान कैन
adapt to the conditions and play accordingly because of his experience and all. साहिबजादा फरहान सॉरी उस्मान खान का तो फिर वही है ना कि वो एक ही गेयर में बैटिंग करनी है, वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह तेरी यारी। और दूसरा हमें हमें ये भी उस्मान खान की स्टेटमेंट्स आ रही है ना, मार्बल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, मार्बल को। चलिए गुड फॉर हिम, बट देखें हमें इट इट वुड बी गुड आइडिया कि हम अपनी टीम्स जो हैं वो horses फॉर कोर्सेज वाले मॉडल के ऊपर बनाना शुरू करें। If it's Australia, then pick a batting order or a bowling order according to the conditions, according to the situation. यही चीज हमने अभी जो टेस्ट सीरीज हमने इंग्लैंड से जीती है उसमें यही किया ना कि हमने 3 स्पिनर खिला दिए, एक आधा फास्ट बॉलर खिला दिया जिस बेचारे को गेंद भी नहीं दी, वो पता नहीं बाउंड्री पे खड़े होकर लोगों के नारे सुनने के लिए आया था, और बैटिंग भी उसकी को खास नहीं आई। तो हमने उन कंडीशंस को यूज किया, अपनी प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पिक की, मैच जीता एंड ऑल। यही चीज हमें शायद दूसरे फॉर्मेट्स में भी और दूसरे टूर्स पे भी करना चाहिए कि अगर हमें नजर आ रहा है कि इन कंडीशंस पे हमने खेलना है तो फिर लेट्स पिक एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट। हम चूंकि बहुत ज्यादा हारते हुए आ रहे हैं तो हमारी आ रहे थे, और अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है टचवुड जीतना शुरू किया है, तो वो वाली लिबर्टी हमारे पास नहीं है कि हम ये वाले नित नए पंगे तजर्बे कर सकें। तो हम बड़े सेफ ही खेलना पसंद करेंगे कि अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं कि इससे हमारी कम से कम बचत रहेगी, गालियां वालियां कम पड़ेंगी। तो मे भी उसी अप्रोच के साथ जाएं। तो लेकिन मसला राय ये है भाई, ना कि इसको नित तो नए जो पंगे लिए तो हैं हमने। हमने स्क्वाड्स 4 बना दी और वो स्क्वाड ऐसे डिसाइड हुई कि अच्छा ये पर्चे पे ये नाम है, इसको इसमें रख दे, इसको इसमें रख देते, इसको इसमें रख देते। हाँ वो एक ही दिन में 4 अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी, आप टुकड़ों में अनाउंस कर लेते, ऑस्ट्रेलिया का कर लेते। पहले सबसे पहले तो आपको कैप्टन, हमने उल्टा किया ना सब कुछ। पहले हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया आफ्टर लाइक, जो कि जुलाई में होना चाहिए था, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई है ना, जुलाई में होना चाहिए था, वो हमने अनाउंस किया। फिर हमने स्क्वाड्स अनाउंस किए 4, उसके बाद हमने कप्तान अनाउंस किया। पहले कैप्टन अनाउंस करते, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस करते, 2 दिन बाद जिम्बाब्वे का स्क्वाड अनाउंस कर देते। तो कौन सा कोई नीलाम घर चल रहा था कि भाई सारा कुछ आज ही करना है हमने और वाटर कूलर का इनाम लेके घर जाना है, आप टुकड़ों में कर लेते, इट वुड हैव बीन बेटर। वही कह रहा हूं ना, एक ही दिन के अंदर आपने पहले सुबह उठते ही पता चला जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया, थोड़ी देर पता चली 4 टीमें अनाउंस हो गई हैं, और वो इतनी लंबी प्रेस रिलीज और इतने ज्यादा नाम और इतने ज्यादा स्क्वाड। वैसे ही मुझे नेम नंबर नेविगेशन के मसले हैं, मुझे नहीं याद रहते नाम, नेविगेशन के मसले हैं, नंबर याद नहीं रहते, तो वो इतने ज्यादा नाम वैसे ही गड़बड़ होगी। उसके बाद आया कि कल हम एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर शाम में वो आपने फुटेज रिलीज कर दिया, वो मेरे जैसे बंदे बैठे कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां लड़ा रहे हैं, ये मोहसिन नकवी पहले सलमान अली आगा से मिला ना, सलमान अली आगा is going to be next captain। फिर एक फुटेज आते हैं जिसमें रिजवान भी मेरे से बैठा हुआ है, ओके देयर इज गोइंग टू बी स्प्लिट कैप्टन दिस टाइम। तो आपने एक ही दिन में इतना कुछ कर दिया। मैं वो इसलिए तो कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन खत्म कर देनी चाहिए, इधर इतना ड्रामा मिल जाता है ड्रामे से याद है, एक और ड्रामा है, और ये लास्ट टॉपिक, हम इस पे फिर पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। व्हाट इज शॉकिंग न्यूज! आपको। यार शॉकिंग इस तरह से है कि ये आई वुड से इट्स शॉकिंग बिकॉज लास्ट लास्ट मंथ आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे होके गए हैं ना, उनको यहाँ पे कुछ कुत्ते ने काटा ना, किसी ने कुछ बदतमीजी की, मतलब कि मजे से वो सरीना की वो पगडंडियों पे वॉक करते हुए फिर रहे थे सुबह। मतलब मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ तो मुझे नाके पे रोक के मेरा शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, वो मजे से वॉक कर रहे थे, मजे कुछ ने कुछ नहीं पूछा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अलावा 7 और टीमें, तो 6 और टीमें आ सकती हैं, उनको पाकिस्तान में कोई काले डेमू नहीं काटेंगे, इंडिया की टीम को काटेंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई स्टिल फील कि मे बी कोई सैनिटी प्रिवेल कर जाए, इवेंचुअली कोई मॉडल ऐसा निकल आए कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आ जाए। अदरवाइज दिस इज रियली अनफेयर कि बाकी सब टीमें आ रही हैं, एक टीम के लिए आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाओगे, और वो एक जो हमारा वो नो ऑफेंस टू फुफोस, बट वो जो ऐसे ब्याह शादी में जो किरदार फुफो अदा करती हैं, वो किरदार एक वो अदा इंडिया की टीम करेगी, और उस फुफो को मनाने के लिए ना बारी बारी हर रिश्तेदार जाएगा, तो उसको उस एक रिश्तेदार के घर जाके सारे खेलेंगे, या जहां पे वो बैठा होगा ना वहां जाके सारे खेलेंगे, बिकॉज वो नहीं यहाँ आ सकते।
दैट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक उम्मीद थी कि शायद थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल कर जाए, बिकॉज वट आई हैव बीन हियरिंग के दोनों ममालिक की बैक चैनल के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, तो मे बी दे यूज चेन क्रिकेट डिप्लोमेसी टू normalize things, but when you have a matchbox in the hand of a monkey, what else you can expect? So this, वो सही कहा था किसी ने, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस, मोदी का केस वही है। एक और चीज लाइक जो मीडिया में आ रही है कि वो ये है कि पाकिस्तान में भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ना जाए, और लाइक गवर्नमेंट ने लेटर लिखने का सोचा है कि 2036 की जो ओलंपिक्स है उसमें इंडिया की बिड को रिजेक्ट किया जाए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। वेल आई बिलीव दे ग्रो अप हियर टू डू दैट, वरना तो मैं क्या, हमारे दादा को भी जाएंगे 2026 का वर्ल्ड कप खेल। हम ऐसी, ये देखिए इस किस्म की बातें नहीं, हम नहीं कर सकते। हम हल्की फुल्की फड़ियां मारेंगे, हमारा वही साहब है, नहीं, मैनू नहीं नचना आंदा। थोड़ा सा इसरार करोगे ना तो अपनी जेब से केसर निकाल के देंगे, यार ला दियो। ठीक है, हमारा वो हाल है। हम आई आई सिंसियरली होप कि जितनी हम लोग बातें कर रहे हैं, या सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईसीसी के अंदर जितने भी पाकिस्तानी काम करते हैं उनके शनाख्ती कार्ड जब्त करा देते। ठीक है, सबसे पहले तो वो ये करते हैं ना कि मैं इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है जब्त करा देता हूँ। ऊपर से वो है बेचारे यूएई के अंदर, वो ये भी नहीं कह सकते कि हम असाइलम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो एंड दूसरा, अगर हम सीरियसली देखें तो ये मोहसिन नकवी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा ऑन हिज रेपुटेशन, अगर थोड़ी बहुत बची है तो। नंबर वन, इट्स फेलियर एट हिज एंड के वो बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे आने वाले, यहाँ पे रहने वाले हर की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और यहाँ पे आने वाले मेहमानों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब बहुत बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि जी आपके यहाँ जो सबसे आपका दोस्त मुल्क है चाइना, वहां से आने वाले लोगों को भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, और हमारा बड़ा ही कैजुअल रवैया रहा है रिसेंट जो भी इंसिडेंट हुए हैं विद द चाइनीज पीपल गेटिंग किल्ड एट द हैंड ऑफ अ सर्टेन आउटफिट। सो एज एन इंटीरियर मिनिस्टर इट्स अ ब्लो ऑन हिज डेंट कि वो नहीं कन्विंस कर पाया एक कंट्री को कि जी आप आए, आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। Secondly, it's a dent on his reputation as a chairman PCB, because he is responsible for the hospitality and look after and all the operations of all the teams coming to Pakistan to play the Champions Trophy. So वो convince नहीं कर पाया इंडियन अथॉरिटीज को, इंडियन बोर्ड को कि आप यहाँ पर आए, आपको कोई मसला नहीं होगा। सो लेट्स एक्सपेक्ट कि कल परसों में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी कि जी कराची में नेशनल स्टेडियम की तरक्याती काम ने स्पीड पकड़ ली, मोहसिन स्पीड ने एक दौरा किया। मैं एक्सपेक्ट, अगर अगर खुदा की कसम आज पाकिस्तान मैच हारता ना, मोहसिन नकवी ने जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन के ना रात को कजाफी स्टेडियम का दौरा करने पहुंचे होना था, और उसकी जनाब फुटेज रिलीज हो जानी थी। आप नोट कर लें, जब जब पाकिस्तान हारता है तो लेट नाइट जो है ना कजाफी स्टेडियम का दौरा करने पहुंच जाती है, जैसे कि मतलब कि वो भी वाला हाल है ना कि वो एक जमाने में शुरू हुआ था, दफ्तरों में आके लोगों से कलमे सुनते थे, तो आगे वो सारा कलमा सुना तो कहना क्यों चेंज हो गया है। तो मतलब रात के वक्त आपने कजाफी स्टेडियम का दौरा करना है, पता नहीं दिन के टाइम चेंज हो जाएगा, सुबह से वर्क कर लेना। अच्छा, अभी ये फिजान लगानी का ट्वीट है कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट सोर्सेज हैव कंफर्म कि हम पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलेगा। ये तड़ी मारी है कि भाई ये देखो हम डरे, हम डरेंगे। हम आप बात ही नहीं करेंगे, हम बर्थडे पे भी नहीं बुलाएंगे, इसके जितने भी गिफ्ट्स हम वापस कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम इसको हम संडे के मैच में भी इनवाइट नहीं करेंगे। कर लो यार, कर लो, स्ट्रॉन्ग स्टैंड करके देख लो। मतलब कि मतलब इट वॉन्ट मेक कैट वॉक बैक विद द टेल इन हर लेग, करके देख लो। नहीं लेकिन वो सब फिर तो भी ठीक है, आपने कहा ना तरक्याते काम पे नजर मारने जाते हैं, जो इतना खर्चा किया वो कहाँ जाएगा फिर। वही तो, मतलब कि आपने बोर्ड के की जो एक, देखिए बोर्ड बड़ा हमारा कॉन्फिडेंट रहा फॉर मैनी मैनी इयर्स। कोविड के टाइम पे भी हमने लोगों को नहीं निकाला, और अगर कोई लोग निकाले भी तो मानी साहब ने उनको री अपॉइंट कर लिया था। टुक एक्शन के विद इन कपल ऑफ डेज उन्होंने वापस लोगों को जॉब पे रख लिया था।
दैट वाज ओनली बिकॉज बोर्ड के पास पैसे थे बैंक के अंदर, बिकॉज बोर्ड ने कई सालों से डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया हुआ था। अब वो जो 27-28 बिलियन हमारे पास रखा हुआ था, उसको अचानक से डेंट पड़ा है 17 या 19 बिलियन की मद में, कि जो हमने ये 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हुए। तो उसके बाद से अब बोर्ड की वो जो बॉडी लैंग्वेज फाइनेंशियली हुआ करती थी कि कोई नहीं, हमारे पास पैसे हैं, वी कैन मैनेज, वो डेफिनेटली शेकअप हुई हुई है, बिकॉज बोर्ड ने फाइनेंशियल क्रंचेस में उस तरह से बड़े अरसे से काम नहीं किया। ऑल्सो जो बोर्ड का सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, उसको बोर्ड पूरी तरह से उसको ट्रीट कर रहा है, दैट्स योर पीएसएल। और इन हालात में जो है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या किया जाए। बाकी मोहसिन नकवी साहब को बहुत शौक है बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने का। लाहौर में उन्होंने ऐसी जगहों पे फ्लाईओवर बना दिए हैं एज ए सीएम, जहाँ पे एक यू टर्न बना के काम हो सकता है। तो उनको शौक है ये, यानी पता नहीं मीडिया मुगल क्यों बन गए हैं। उनका तो मुगल स्टील का काम होना चाहिए था, जगह जगह करते चीजें बनाते। खैर एक और चीज लाइक एशिया कप जो था पिछला पिछला जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था, तब हमारे चेयरमैन जो थे लाइक रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, इन तीनों के दौर में ये मुज़ाकरा चलते रहे हैं। और लाइक अगर आप देखें तो उनकी आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि उनकी इतनी स्ट्रांग लाइक वो नहीं है, होल्ड नहीं थी जितनी लाइक मोहसिन नकवी की है। तो आपको नहीं लगता कि शायद स्ट्रांग स्टांस लेके कोई फायदा हो जाए? वो निशा जी। दो चीजें हैं, एक तो उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंस उस तरह से नहीं था, लेकिन उन लोगों की फिर थोड़ी स्टे थी इन दी ऑपरेशंस, लेट्स से एसीसी, आईसीसी या बोर्ड के लेवल तक। मोहसिन नकवी डजंट कम विद दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, नंबर वन। हमें पता है कि ही प्रॉब्ली, शायद हम में से अक्सर लोगों को पता भी नहीं होगा, मुझे पता था बिकॉज आई somehow have been connected to सिटी ग्रुप इन अ वे, के उनके टीवी प्रोग्राम्स में चले जाना, या वो दोस्तों को पता है कि ये इनके ओनर है, ये इनका नाम है। वरना उनके सीएम बनने से पहले तक बहुत कम लोग उनको जानते थे। उनके सीएम बनने के बाद लोगों ने जानना शुरू किया, एंड देन इवेंचुअली उनका चेयरमैन पीसीबी बन जाना। दूसरा बड़ा जोक ये हुआ है कि अभी 100 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने में के लिए, और हमने एक बाबू को लाके सीओओ बना दिया बोर्ड का, हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद आईसीसी बिफोर, हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बिफोर। ये अगर चेंज करना ही था तो यार ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते। यू हैड समवन देयर हु हैज बीन डीलिंग विद आईसीसी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर मेनी इयर्स। ये वाली पख जो है ना, वो आप उस वक्त उड़ा सकते थे, बट आपने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था कि भाई कोई रह ना जाए। आज किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, आई थिंक फुटबॉल वाला वो जो पेज है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, फुटबॉल पाकिस्तान है क्या है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, बिकॉज आज भी इस मुल्क में वो सेंस प्रिवेल है कि भाई इसने सीएसएस किया हुआ है, ये जनाब बेहतरीन कर लेगा। भाई वो बेहतरीन कर लेता तो अपना जिला ठीक कर लेता, जिला उसका ठीक था नहीं, और आपने जनाब उसको लगा दिया ये। इसी तरह से हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, उनकी इमीडिएटली प्रीवियस जॉब थी वो ही बस डीसी झांग। तो अजीब चीजें चल रही हैं, एंड आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ, या पीछे उनकी किताब रखी हुई है, उस्मान समीउद्दीन। उस्मान समीउद्दीन सेड वेरी गुड थिंग कि हम आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी को पीआईए बना रहे हैं, और ये वाली हरकतें ना खत्म हुई तो ये पीआईए ही बन जाएगा। एंड बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसने सीख सीख बात की। तो वही चल रहा है ना, घर आपका ऑर्डर में नहीं है और आप दूसरों को टफ स्टैंड दिखाते फिर रहे हैं। पहले चेक कर लें कि जो जिस किस्म की आप तड़ियां लगा रहे हैं, पीछे फौज आपकी इस काम के लिए तैयार है भी कि नहीं है। पता लगे कि जी आप फड़ मार के आ जाए, पीछे आपके फौजी गायब हों, तो ये भी बहुत जरूरी है। देखें, आई डोंट नो, दिस कुड हैव बीन डेल्ट बेटर। अब जितनी मर्जी आप सख्त बयानात दे लें, अगेन एज आई सेड कि आईसीसी में काम करने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्ती कार्ड जब्त कर लें, लोगों की सिमें बंद करा दें, जो मर्जी कर लें, उन्होंने जो फैसला करना था वो कर लिया है। लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो that's what I think. इसी पे आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग राय भाई वंस अगेन। तो जिसने भी ट्यून इन किया, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।